अध्याय जीवन का एक सहारा। फिलिस अस्पताल के पार्किंग लॉट में एबेन के आने के लगभग 2 घंटे बाद सुबह 1 बजे के आसपास पहुंची। जब वह मेरे आईसीयू कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एबेन 4 मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ है। उसके सामने एक अस्पताल का तकिया पकड़े हुए है ताकि वह जागता रह सके। माँ घर पर हैं बॉन्ड, एबेन ने कहा, एक थकी, तनावपूर्ण, एक साथ खुश आवाज में। फिलिस ने एबेन से कहा कि उसे घर जाना चाहिए, कि अगर वह डेलावेयर से ड्राइव करके सारी रात जागता रहा तो वह कल किसी के लिए भी बेकार होगा। उसके पिता भी शामिल हैं। उसने हमारे घर पर होली और जीन को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि एबेन 4 जल्द ही वापस आएगा, लेकिन वह रात भर मेरे कमरे में रहेगी। अपने माँ, अपनी चाची और अपने भाई के पास घर जाओ, उसने एबेन 4 से कहा जब उसने फ़ोन रखा। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा पिता और मैं कल जब तुम वापस आओगे तब यहीं होंगे। एबेन ने मेरे शरीर की ओर देखा। मेरी दाहिनी नथुने से होते हुए मेरी श्वास नली तक जाने वाले स्पष्ट प्लास्टिक के श्वसन ट्यूब पर, मेरी पतली, पहले से ही फटती हुई होंठों पर, मेरी बंद आंखों और लटकते हुए चेहरे की मांसपेशियों पर। फिलिस, उसके विचार पढ़ लिए। घर जाओ, पेन। चिंता मत करो। तुम्हारा पिता अभी भी हमारे साथ हैं और मैं उसे जाने नहीं दूंगी। वह मेरे बिस्तर के पास गई, मेरा हाथ उठाया और उसे मसाज करने लगी। सिर्फ मशीनों और रात की नर्स के साथ, जो हर घंटे मेरी स्थिति की जांच करने आई, फिलिस ने रात का बाकी समय बिताया। मेरा हाथ पकड़े हुए एक ऐसा संबंध बनाए रख रही थी जिसे वह पूरी तरह से जानती थी कि यह महत्वपूर्ण है अगर मुझे इससे गुजरना है। यह एक क्लिशे है कि दक्षिण के लोग परिवार पर कितना बड़ा जोर देते हैं, लेकिन कई क्लिशे की तरह यह भी सच है। जब मैं 1988 में हार्वर्ड गया तो मैंने उत्तरी लोगों के बारे में जो पहली चीज देखी वह थी उनकी स्वभाव। एक तथ्य को व्यक्त करने में थोड़ा शर्मीला, ये बहुत से लोग दक्षिण में सामान्य मान लेते हैं, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी पहचान है। मेरा अपने परिवार, माता पिता और बहनों के साथ और बाद में होली, एबेन, आईवी और बॉन्ड के साथ संबंध हमेशा ताकत और स्थिरता का स्रोत रहा है। हमेशा ताकत और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह और भी अधिक हो गया है। परिवार वह जगह थी जहां मैंने बिना किसी सवाल के समर्थन के लिए मुड़ता था। एक ऐसी दुनिया में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, जो अक्सर इस वस्तु की कमी से भरी होती है। मैं कभी कभी होली और बच्चों के साथ हमारे एपिस्कोपल चर्च जाता था, लेकिन सच यह था कि सालों तक मैं केवल एक समुद्र और हवा से एक कदम ऊपर था, एक ऐसा जो केवल क्रिसमस और ईस्टर पर चर्च का दरवाज़ा खटखटाता है। मैंने अपने बेटों को रात में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं हमारे घर में कोई आध्यात्मिक नेता नहीं था। मैं कभी भी अपने संदेह के भावनाओं से नहीं बच पाया कि यह सब वास्तव में कैसे हो सकता है। जितना मैं भगवान, स्वर्ग और एक जीवन के बाद में विश्वास करना चाहता था, उतना ही मेरे दशकों के कठोर वैज्ञानिक दुनिया में अकादमिक न्यूरोसर्जरी ने गहराई से यह सवाल उठाया कि ऐसी चीजें कैसे अस्तित्व में आ सकती हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह निर्धारित करता है कि मस्तिष्क चेतना, मन, आत्मा और आत्मा को जन्म देता है, जिसे आप चाहे जो भी नाम दें। हमारे अंदर वह अदृश्य, अमूर्त हिस्सा जो वास्तव में हमें वह बनाता है जो हम हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह सही था। जैसे अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी जो सीधे मरते हुए मरीजों और उनके परिवारों के साथ काम करते हैं, मैंने वर्षों में कुछ काफ़ी अजीब घटनाओं के बारे में सुना है और यहाँ तक कि कुछ को देखा भी है। मैंने उन घटनाओं को अज्ञात के तहत दर्ज किया और उन्हें वैसे ही रहने दिया। एक सामान्य ज्ञान का उत्तर किसी न किसी प्रकार उनके सभी के दिल में था। यह नहीं कि मैं अलौकिक विश्वासों के खिलाफ था। एक डॉक्टर के रूप में जिसने नियमित रूप से अद्भुत शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा देखी, मैं किसी को भी उस आराम और आशा से वंचित नहीं करना चाहता था जो विश्वास प्रदान करता है। वास्तव में मैं खुद भी इसका कुछ आनंद लेना पसंद करता। हालांकि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, संभावना कम होती गई। जैसे एक महासागर एक समुद्र तट को घिसता है। सालों के दौरान मेरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने धीरे धीरे लेकिन लगातार मेरे किसी बड़े चीज में विश्वास करने की क्षमता को कमजोर किया। विज्ञान ऐसा लगता था कि लगातार सबूतों की बौछार कर रहा है जो हमारे ब्रह्मांड में महत्व को शून्य के और करीब ले जा रही है। विश्वास होना अच्छा होता, लेकिन विज्ञान इस बात से चिंतित नहीं है कि क्या अच्छा होगा। यह उस पर चिंतित है जो है। मैं एक गतिशील शिक्षार्थी हूं, जिसका मतलब है कि मैं करने से सीखता हूं। अगर मैं किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता या उसे खुद छू नहीं सकता तो मेरे लिए उसमें रुचि लेना मुश्किल होता है। जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसे छूने और महसूस करने की इच्छा, मेरे पिता की तरह बनने की इच्छा के साथ मुझे न्यूरोसर्जरी की ओर खींचती थी।
जितना अमूर्त और रहस्यमय मानव मस्तिष्क है, उतना ही यह अविश्वसनीय रूप से ठोस भी है। ड्यूक में एक मेडिकल छात्र के रूप में मुझे माइक्रोस्कोप में देखने का आनंद आता था, और वास्तव में उन बारीक, लंबे न्यूरोनल कोशिकाओं को देखना जो साइनेप्टिक कनेक्शनों को जगाते हैं, जो चेतना को जन्म देते हैं। मुझे मस्तिष्क सर्जरी में अमूर्त ज्ञान और पूरी शारीरिकता का संयोजन बहुत पसंद है। मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए एक को खोपड़ी को ढकने वाली त्वचा और ऊतकों की परतों को हटाना होता है, और एक उच्च गति वाले वायवीय उपकरण का उपयोग करना होता है जिसे मिडास रेक्स ड्रिल कहा जाता है। यह एक बहुत ही उन्नत उपकरण है जिसकी कीमत हजारों डॉलर है। फिर भी जब आप इसे गहराई से देखें तो यह भी बस एक ड्रिल है। इसी तरह मस्तिष्क की सर्जिकल मरम्मत, जबकि यह एक असाधारण रूप से जटिल कार्य है, वास्तव में किसी अन्य अत्यंत नाजुक विद्युत चार्ज मशीन को ठीक करने से अलग नहीं है। यह मुझे पूरी तरह से पता था। मस्तिष्क वास्तव में क्या है? एक मशीन जो चेतना के अनुभव का उत्पादन करती है। बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने अभी तक यह नहीं खोजा था कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स यह कैसे करते हैं, लेकिन यह केवल समय की बात थी जब वे इसे खोज लेंगे। यह हर दिन ऑपरेटिंग रूम में साबित होता था। एक मरीज सिर दर्द और कम चेतना के साथ आता है। आप उसके मस्तिष्क का एक MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, प्राप्त करते हैं और एक ट्यूमर का पता लगाते हैं। आप मरीज को सामान्य एनेस्थीसिया के तहत रखते हैं, ट्यूमर को हटा देते हैं और कुछ घंटों बाद वह फिर से दुनिया में जाग रही होती है। अब सिर दर्द नहीं, अब चेतना के साथ कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल साधारण सा लगता है। मुझे उस सरलता, विज्ञान की पूर्ण ईमानदारी और स्वच्छता बहुत पसंद थी। मैंने इसकी सराहना की कि इसमें कल्पना या लापरवाह सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि किसी तथ्य को ठोस और विश्वसनीय के रूप में स्थापित किया जा सकता था तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था। अगर नहीं तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस दृष्टिकोण ने आत्मा और आत्मा के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। एक व्यक्तित्व के निरंतर अस्तित्व के लिए, जब मस्तिष्क जो इसे समर्थन देता है काम करना बंद कर देता है। इसने उन शब्दों के लिए और भी कम जगह छोड़ी जो मैंने चर्च में बार बार सुने थे, अनंत जीवन। इसीलिए मैंने अपने परिवार, हॉली और हमारे बेटों और मेरी 3 बहनों और निश्चित रूप से अपने माँ पिता पर बहुत भरोसा किया। एक बहुत वास्तविक अर्थ में मैं कभी भी अपने पेशे का अभ्यास नहीं कर पाता। हर दिन, दिन प्रतिदिन वही क्रियाएं करने के लिए और वही चीजें देखने के लिए जो मैंने देखी, उनके द्वारा प्रदान किए गए प्यार और समझ के ठोस समर्थन के बिना। और यही वजह थी कि फिलिस, हमारी बहन बेट्सी से फोन पर सलाह करने के बाद उस रात मुझसे एक वादा करने का फैसला किया, हमारे पूरे परिवार की ओर से। जब वह वहां बैठी थी, मेरे निर्जीव, लगभग बेहोश हाथ को अपने हाथ में लिए हुए, उसने मुझसे कहा कि चाहे जो भी हो, तब से लेकर हमेशा कोई न कोई हमेशा मेरे हाथ को पकड़े रहेगा। हम तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं, एबेन, उसने कहा। तुम्हें यहाँ, इस दुनिया में जहाँ हमें तुम्हारी जरूरत है, रहने के लिए एक लंगर की आवश्यकता है, और यह प्रदान करेगा। उसे यह नहीं पता था कि वह लंगर आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अध्याय: घूमती हुई धुन और द्वार। अंधेरे में कुछ प्रकट हुआ। धीरे धीरे घूमते हुए यह सफेद सोने की रोशनी के बारीक तंतु फैलाने लगा, और जैसे ही ऐसा हुआ, मेरे चारों ओर का अंधेरा चटकने और टूटने लगा। फिर मैंने एक नई आवाज सुनी, एक जीवंत आवाज, जैसे कि सबसे समृद्ध, सबसे जटिल, सबसे खूबसूरत संगीत का टुकड़ा जो आपने कभी सुना हो। जैसे जैसे एक शुद्ध सफेद प्रकाश नीचे उतर रहा था, उसकी आवाज बढ़ती गई। इसने उस नीरस यांत्रिक धड़कन को मिटा दिया जो प्रतीत होता है कि अनंत काल से तब तक मेरी एकमात्र संगति थी। रोशनी और करीब आती गई, चारों ओर घूमते हुए और उन शुद्ध सफेद रोशनी के तंतु उत्पन्न करते हुए जिन्हें मैंने अब देखा कि यहाँ वहाँ, उनमें सोने के संकेत भी थे। फिर प्रकाश के ठीक केंद्र में कुछ और प्रकट हुआ। मैंने अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया, कड़ी मेहनत करते हुए समझने की कोशिश की कि यह क्या था। एक उद्घाटन। मैं अब धीरे धीरे घूमती हुई रोशनी को नहीं देख रहा था, बल्कि इसके माध्यम से देख रहा था। जैसे ही मैंने इसे समझा, मैं ऊपर की ओर बढ़ने लगा। एक तेज आवाज हुई और एक झलक में मैं उद्घाटन के माध्यम से गया और खुद को एक पूरी तरह से नए संसार में पाया। यह सबसे अजीब, सबसे खूबसूरत दुनिया थी जो मैंने कभी देखी थी। शानदार, जीवंत, उत्साही, अद्भुत। मैं इस दुनिया को देखने और महसूस करने के लिए एक विशेषण के बाद एक विशेषण जोड़ सकता था, लेकिन वे सभी अधूरे रह जाएंगे।
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्म ले रहा हूं। नया जन्म नहीं, या फिर से जन्म नहीं, बस जन्मा। मेरे नीचे एक ग्रामीण क्षेत्र था। यह हरा हरा भरा और पृथ्वी जैसा था। यह पृथ्वी थी, लेकिन साथ ही यह पृथ्वी नहीं थी। यह ऐसा था जैसे जब आपके माता पिता आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आपने बहुत छोटे बच्चे के रूप में कुछ साल बिताए थे। तुम उस जगह को नहीं जानते, या कम से कम आप सोचते हैं कि आप नहीं जानते। लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो कुछ आपको खींचता है और आप यह समझते हैं, आपके अंदर का एक हिस्सा एक गहराई में वास्तव में उस जगह को याद करता है और वहां वापस आने पर खुशी मना रहा है। मैं उड़ रहा था, पेड़ों और खेतों, नदियों और झरनों के ऊपर से गुजरते हुए, और यहां वहां लोग। वहां बच्चे भी थे, हंसते और खेलते हुए। लोग गाते और गोल गोल नाचते थे, और कभी कभी मैं एक कुत्ता देखता, उनके बीच दौड़ते और कूदते हुए, जैसे लोग खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने साधारण लेकिन खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि इन कपड़ों के रंगों में वही जीवंत गर्माहट थी जो उनके चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र में खिलते और खिलते हुए पेड़ों और फूलों में थी। एक खूबसूरत अद्भुत सपनों की दुनिया। सिवाय इसके कि यह एक सपना नहीं था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ था या मैं क्या था, लेकिन मुझे एक चीज के बारे में पूरी तरह से यकीन था। यह जगह जहां मैं अचानक खुद को पाया पूरी तरह से असली थी। शब्द वास्तविक कुछ अमूर्त को व्यक्त करता है, और यह जो मैं वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं उसे व्यक्त करने में निराशाजनक रूप से अप्रभावी है। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं और एक गर्मी के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। शायद फिल्म अच्छी थी और आप इसे देखते हुए मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन फिर शो खत्म हो गया और आप थिएटर से बाहर निकले और गर्मी की गहरी, जीवंत, स्वागत करने वाली धूप में लौट आए। और जैसे ही हवा और धूप आप पर पड़ी, आप सोचने लगे कि आपने इस खूबसूरत दिन को एक अंधेरे थिएटर में बैठकर क्यों बर्बाद किया। उस एहसास को 1000 गुना बढ़ा दो, और फिर भी आप उस एहसास के करीब नहीं पहुंच पाएंगे जो वहां मुझे हुआ। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय था। बिल्कुल, मैं उड़ता रहा। इस जगह का समय उस सरल, रैखिक समय से अलग था जिसे हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं, और इसे वर्णन करना उतना ही कठिन है जितना कि इसके हर दूसरे पहलू को। लेकिन किसी न किसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां अकेला नहीं था। मेरे बगल में कोई था, एक खूबसूरत लड़की जिसकी उच्च गाल की हड्डियां और गहरे नीले आंखें थीं। उसने वही तरह के किसान जैसे कपड़े पहने हुए थे जो नीचे गांव के लोगों ने पहने थे। सोने भूरे बालों ने उसके खूबसूरत चेहरे को घेर रखा था। हम एक जटिल पैटर्न वाली सतह पर एक साथ सवारी कर रहे थे जो वर्णन करने के लिए असंभव और जीवंत रंगों से भरी हुई थी। एक तितली का पंख। वास्तव में हमारे चारों ओर लाखों तितलियां थीं, उनके विशाल फड़फड़ाते हुए लहरें हरे भरे पेड़ पौधों में डुबकी लगाते हुए और फिर हमारे चारों ओर वापस आ रही थीं। यह कोई एकल अलग तितली नहीं थी जो प्रकट हुई, बल्कि वे सभी एक साथ थीं, जैसे वे हवा में जीवन और रंग की एक नदी की तरह बह रही थीं। हम सुस्त, घुमावदार आकृतियों में उड़ते हुए खिलते हुए फूलों और पेड़ों पर कलियों के पास से गुजरे जो हमारे पास आते ही खिल गए। लड़की का कपड़ा साधारण था, लेकिन इसके रंग, पाउडर नीला, इंडिगो और पेस्टल संतरी पीच, चारों ओर की हर चीज की तरह ही अत्यधिक जीवंतता से भरे हुए थे। उसने मुझे एक नज़र से देखा। यह, अगर आप इसे कुछ क्षणों के लिए देखें तो आपकी पूरी जिंदगी उस समय तक जीने के लायक बन जाएगी। इसमें अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी परवाह किए बिना। यह एक रोमांटिक नज़र नहीं थी। यह दोस्ती की नज़र नहीं थी। यह एक नज़र थी जो किसी तरह इन सभी से परे थी, पृथ्वी पर हमारे पास मौजूद सभी विभिन्न प्रकार के प्यार से परे। यह कुछ उच्चतर था जो अपने भीतर सभी अन्य प्रकार के प्यार को समेटे हुए था, जबकि साथ ही यह उन सभी से अधिक वास्तविक और शुद्ध था। बिना कोई शब्द कहे उसने मुझसे बात की। संदेश मेरे भीतर एक हवा की तरह गुजरा और मैंने तुरंत समझ लिया कि यह सच था। मैं यह उसी तरह जानता था जैसे मैं जानता था कि हमारे चारों ओर की दुनिया असली है, कोई कल्पना नहीं है जो क्षणिक और अस्थायी हो। संदेश के 3 भाग थे, और अगर मुझे उन्हें पृथ्वी की भाषा में अनुवाद करना होता तो मैं कहता कि वे कुछ इस तरह थे। आपसे प्यार किया जाता है और आपको बहुत प्रिय रखा जाता है, हमेशा के लिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। संदेश ने मुझे राहत की एक विशाल और अजीब भावना से भर दिया। यह ऐसा था जैसे मुझे एक खेल के नियम दिए जा रहे थे जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी खेल रहा था, लेकिन कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हम आपको यहाँ कई चीजें दिखाएंगे, लड़की ने कहा। फिर से
बिना वास्तव में इन शब्दों का उपयोग किए, बल्कि उनके वैचारिक सार को सीधे मुझ में उतारते हुए। लेकिन अंततः आप वापस जाएंगे। इस पर मेरे पास केवल एक सवाल था। कहाँ वापस? क्या आप याद है कि इस समय आपसे कौन बात कर रहा है? मैं एक भावुक और नर्मदिल इंसान नहीं हूं। मुझे पता है कि मौत कैसी दिखती है। मुझे पता है कि एक जीवित व्यक्ति के साथ बात करने और मजाक करने का क्या अनुभव होता है। अच्छे दिनों में घंटों तक संघर्ष करने के बाद जब आप उनके शरीर की मशीन को काम में रखने की कोशिश करते हैं तो एक ऑपरेटिंग टेबल पर एक निर्जीव वस्तु बन जाते हैं। मुझे पता है कि दुख कैसा होता है और उन प्रियजनों के चेहरों पर अनुत्तरित दुख जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसे खोने का उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मुझे अपनी जीव विज्ञान की जानकारी है और जबकि मैं एक भौतिक विज्ञानी नहीं हूं, मैं इस मामले में भी कमजोर नहीं हूं। मुझे कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर पता है और मुझे पता है कि मैं आपको जो अनुभव देने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे अस्पष्ट, सबसे पूरी तरह से असंतोषजनक चित्र मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव था। वास्तव में वास्तविकता के क्षेत्र में इसके लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धा वह था जो अगले आया। अध्याय 8 इज़राइल द्वारा 8। अगली सुबह हॉली मेरे कमरे में वापस आ गई। उसने फिलिस लिखा मेरे बिस्तर के सिरहाने की कुर्सी पर बैठ गई और अपने हाथ में मेरे अभी भी बेहोश हाथ को दबाया। सुबह 11 बजे के आसपास माइकल सुलिवन आए और सभी ने मेरे चारों ओर एक गोल बना लिया जिसमें बेट्सी ने मेरा हाथ पकड़ा ताकि मुझे भी शामिल किया जा सके। माइकल ने एक प्रार्थना का नेतृत्व किया। वे बस खत्म कर रहे थे जब एक डॉक्टर जो संक्रामक बीमारियों में विशेषज्ञता रखते थे अंदर आए, नीचे से एक ताज़ा रिपोर्ट लेकर आए। रात भर एंटीबायोटिक्स को समायोजित करने के बावजूद मेरे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। बैक्टीरिया बिना किसी रुकावट के मेरे मस्तिष्क को खाने के काम में लगे हुए थे। विकल्प तेजी से खत्म होते जा रहे थे। डॉक्टरों ने एक बार फिर हॉली के साथ पिछले कुछ दिनों में मेरी गतिविधियों के विवरण पर चर्चा की। फिर उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों को कवर करने के लिए अपने सवालों को बढ़ाया। क्या मेरी गतिविधियों के विवरण में ऐसा कुछ था उन्हें मेरी स्थिति को समझने में मदद कर सके? तो हॉली ने कहा उसने कुछ महीने पहले इज़राइल के लिए एक काम की यात्रा की थी। डॉक्टर ब्रेनन अपनी नोटपैड से ऊपर देखा। कोली डीएनए साझा कर सकते हैं जो वैश्विक यात्रा में महत्वपूर्ण है। कोली बल्कि अन्य ग्राम नकारात्मक बैक्टीरियल जीवों के साथ भी। इसका हमारे वैश्विक यात्रा, एंटीबायोटिक बमबारी और तेजी से उत्परिवर्तित नए बैक्टीरियल बीमारियों के स्ट्रेन के समय में विशाल प्रभाव है। अगर कुछ कोली बैक्टीरिया खुद को एक कठोर जैविक वातावरण में पाते हैं जहां कुछ अन्य प्राथमिक जीव होते हैं जो उनसे बेहतर अनुकूल होते हैं, कोली संभवतः उन बेहतर अनुकूल बैक्टीरिया से कुछ डीएनए ले सकता है और उसे शामिल कर सकता है। 1996 में डॉक्टरों ने एक नए बैक्टीरियल स्ट्रेन की खोज की जिसमें क्लेब्सिला न्यूमोनियाई कार्बापेनेमेस के लिए एक जीन का डीएनए था, या केपीसी, एक एंजाइम जो अपने मेजबान बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करता है। यह एक मरीज के पेट में पाया गया जो उत्तरी कैरोलिना के एक अस्पताल में मर गया। जब यह पता चला कि केपीसी एक बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बना सकता है जो इसे अवशोषित करता है, तो इस स्ट्रेन ने तुरंत दुनिया भर के डॉक्टरों का ध्यान आकर्षित किया, केवल कुछ वर्तमान एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। अगर एक विषैला एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का स्ट्रेन जिसका गैर विषैला चचेरा भाई हमारे शरीरों में सर्वव्यापी है सामान्य जनसंख्या में फैल गया तो यह मानव जाति के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। 10 साल की फार्मास्यूटिकल विकास पाइपलाइन में कोई नए एंटीबायोटिक्स नहीं है जो मदद के लिए आ सकें। बस कुछ महीने पहले डॉक्टर ब्रेनन को पता था कि एक मरीज एक शक्तिशाली बैक्टीरियल संक्रमण के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसके क्लेब्सिला न्यूमोनियाई संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास में उसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स की एक श्रृंखला दी गई थी। लेकिन उस आदमी की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। परीक्षणों से पता चला कि वह अभी भी क्लेब्सिला न्यूमोनियाई से पीड़ित था और एंटीबायोटिक्स ने अपना काम नहीं किया था। अधिक परीक्षणों से पता चला कि उस आदमी के बड़े आंत में रहने वाले बैक्टीरिया ने उसके प्रतिरोधी क्लेब्सिला न्यूमोनियाई संक्रमण से सीधे प्लाज्मिड ट्रांसफर के माध्यम से केपीसी जीन प्राप्त कर लिया था। दूसरे शब्दों में, उसके शरीर ने बैक्टीरिया की एक प्रजाति के निर्माण के लिए प्रयोगशाला का काम किया था। अगर यह सामान्य जनसंख्या में फैल गया, यह 14वीं सदी में यूरोप के आधे हिस्से को मारने वाली प्लेग, काली मृत्यु, के बराबर हो सकता है। जहां यह सब हुआ वह इज़राइल के तेल अवीव में सवार्स्की मेडिकल सेंटर था।
और यह केवल कुछ महीने पहले हुआ था। असल में यह उस समय हुआ जब मैं वहां था, मेरे काम के हिस्से के रूप में, जो एक वैश्विक अनुसंधान पहल और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड मस्तिष्क सर्जरी का समन्वय कर रहा था। मैं यरूशलेम 3:15 पर पहुंचा, सुबह के 3:15, और अपने होटल को खोजने के बाद मैंने अचानक पुराने शहर की ओर चलने का फैसला किया। मैंने अकेले भोर से पहले की एक यात्रा की विया डोलोरोसा की और अंतिम भोज के कथित स्थल का दौरा किया। यह यात्रा अजीब तरह से भावनात्मक थी, और जब मैं अमेरिका वापस आया तो मैंने अक्सर इसे हॉली के साथ उठाया। लेकिन उस समय मुझे सवार्स्की मेडिकल सेंटर में मरीज या उस बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं पता था जिसे उसने पकड़ा था और जिसने केपीसी जीन प्राप्त किया था। बैक्टीरिया जो यह विकसित हुआ वह खुद ई का एक स्ट्रेन था, कोली। क्या मैं इजराइल में रहते हुए किसी तरह एंटीबायोटिक प्रूफ केपीसी बैक्टीरिया को पकड़ सकता था? यह असंभव था, लेकिन यह मेरे संक्रमण की स्पष्ट प्रतिरोधकता के लिए एक संभावित व्याख्या थी, और मेरे डॉक्टरों ने यह निर्धारित करने के लिए काम करना शुरू किया कि क्या वास्तव में वही बैक्टीरिया था जो मेरे मस्तिष्क पर हमला कर रहा था। मेरा मामला कई कारणों से चिकित्सा इतिहास का एक हिस्सा बनने वाला था। अध्याय 9, केंद्र। इस बीच मैं बादलों के एक स्थान पर था, बड़े फूले हुए गुलाबी सफेद बादल जो गहरे नीले काले आसमान के खिलाफ तेजी से दिखाई दे रहे थे। बादलों से ऊंचा, अमापनीय ऊंचाई पर पारदर्शी चमकदार प्राणियों के झुंड आसमान में तिरछे होकर उड़ रहे थे, उनके पीछे लंबे धारा जैसे निशान छोड़ते हुए। पक्षी, फरिश्ते। ये शब्द तब दर्ज हुए जब मैं अपनी यादें लिख रहा था, लेकिन इन शब्दों में से कोई भी उन प्राणियों की सच्चाई को नहीं दर्शाता जो बस इस ग्रह पर मैंने जो कुछ भी जाना है उससे बिल्कुल अलग थे। वे अधिक उन्नत थे। ऊंचा। एक ध्वनि विशाल और गूंजती हुई जैसे एक शानदार गान ऊपर से आई, और मैंने सोचा कि क्या ये पंख वाले प्राणी इसे उत्पन्न कर रहे थे। फिर बाद में इस पर सोचते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि इन प्राणियों की खुशी जब वे उड़ रहे थे इतनी थी कि उन्हें यह आवाज करनी पड़ी कि अगर खुशी इस तरह से बाहर नहीं आई तो वे इसे बस अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। यह ध्वनि अनुभव करने योग्य और लगभग भौतिक थी, जैसे बारिश जो आप अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं लेकिन जो आपको गीला नहीं करती। जहां मैं अब था वहां देखना और सुनना अलग नहीं थे। मैं उन चमकदार प्राणियों के चांदी जैसे शरीरों की दृश्य सुंदरता को सुन सकता था, और मैं देख सकता था कि वे जो गा रहे थे उसकी उमंग भरी आनंदित पूर्णता क्या थी। ऐसा लगता था कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज को देख या सुन नहीं सकते थे बिना इसके एक हिस्सा बने, बिना किसी रहस्यमय तरीके से इसके साथ जुड़ने के। फिर से अपनी वर्तमान दृष्टिकोण से मैं यह सुझाव दूंगा कि आप उस दुनिया में किसी भी चीज को देख नहीं सकते थे, क्योंकि शब्द अपने आप में एक अलगाव का संकेत देता है जो वहां मौजूद नहीं था। सब कुछ स्पष्ट था, फिर भी सब कुछ एक दूसरे का हिस्सा भी था, जैसे एक फारसी कालीन पर समृद्ध और आपस में मिले हुए डिजाइन या एक तितली के पंख। एक गर्म हवा बह रही थी, जैसे कि वे सबसे परफेक्ट गर्मियों के दिनों में उगते हैं, पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हुए और स्वर्गीय पानी की तरह बहते हुए। एक दिव्य हवा। इसने सब कुछ बदल दिया, मेरे चारों ओर की दुनिया को एक और उच्च सप्तक, एक उच्च कंपन में बदल दिया। हालांकि मेरी भाषा की क्षमता अभी भी बहुत कम थी, कम से कम जैसे हम इसे पृथ्वी पर सोचते हैं। मैंने इस हवा को और उस दिव्य प्राणी को जिसे मैं इसके पीछे या भीतर काम करते हुए महसूस कर रहा था, बिना शब्दों के सवाल पूछना शुरू किया। यह जगह कहाँ है? मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? हर बार जब मैंने चुपचाप इनमें से एक सवाल पूछा तो जवाब तुरंत आया, एक प्रकाश, रंग और प्रेम के विस्फोट में, और सुंदरता जो एक प्रचंड लहर की तरह मेरे भीतर से बह गई। इन विस्फोटों के बारे में जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि उन्होंने मेरे सवालों को बस चुप नहीं किया, उन्हें दबाकर। उन्होंने उनका जवाब दिया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो भाषा को बायपास कर गया। विचार मुझमें सीधे प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यह वह सोच नहीं थी जैसी हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। यह अस्पष्ट, अमूर्त या सारहीन नहीं था। ये विचार ठोस और तात्कालिक थे, आग से अधिक गर्म और पानी से अधिक गीले, और जैसे ही मैंने उन्हें प्राप्त किया मैं तुरंत और बिना किसी प्रयास के उन अवधारणाओं को समझने में सक्षम था जिन्हें समझने में मुझे अपनी पृथ्वी की जिंदगी में सालों लगते। मैं आगे बढ़ता रहा और खुद को एक विशाल शून्य में प्रवेश करते हुए पाया, पूरी तरह से अंधेरा, आकार में अनंत, फिर भी अनंत रूप से आरामदायक।
जितना यह पिच ब्लैक था उतना ही यह प्रकाश से भरा हुआ था, एक ऐसा प्रकाश जो एक शानदार गोले से आ रहा था जिसे मैं अब अपने पास महसूस कर रहा था। एक गोला जो जीवित था और लगभग ठोस था, जैसे कि स्वर्गदूतों के प्राणियों के गीत थे। मेरी स्थिति अजीब तरीके से गर्भ में एक भ्रूण के समान थी। भ्रूण गर्भ में प्लेसेंटा के मौन साथी के साथ तैरता है जो इसे पोषण देता है और इसके हर जगह मौजूद, फिर भी एक ही समय में अदृश्य माँ के साथ संबंध को मध्यस्थता करता है। इस मामले में माँ भगवान थी, सृष्टिकर्ता, वह स्रोत जो ब्रह्मांड और उसमें सब कुछ बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह प्राणी इतना करीब था कि भगवान और मेरे बीच कोई दूरी नहीं थी। फिर भी एक ही समय में मैं सृष्टिकर्ता की अनंत विशालता को महसूस कर सकता था, देख सकता था कि मैं कितनी पूरी तरह से नगण्य था इसकी तुलना में। मैं कभी कभी भगवान के लिए सर्वनाम के रूप में ओएम का उपयोग करूंगा क्योंकि मैंने अपनी कोमा के बाद अपनी लेखन में उस नाम का उपयोग किया था। ओम वह ध्वनि थी जिसे मैंने उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, बिना शर्त प्रेम करने वाले भगवान के साथ सुना था। लेकिन कोई भी वर्णनात्मक शब्द कम पड़ जाता है। ओम और मेरे बीच की शुद्ध विशालता थी जिसे मैंने समझा, यही कारण था कि मेरे पास गोला मेरे साथी के रूप में था। किसी न किसी तरीके से मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इसके प्रति निश्चित था। फिर भी गोला मेरे और मेरे चारों ओर मौजूद इस असाधारण उपस्थिति के बीच एक तरह का दुभाषियां था। यह ऐसा था जैसे मैं एक बड़े संसार में जन्म ले रहा था और ब्रह्मांड खुद एक विशाल ब्रह्मांडीय गर्भाशय की तरह था, और गोला जो किसी न किसी तरीके से तितली के पंख पर मौजूद लड़की से जुड़ा हुआ था जो वास्तव में वही थी, मुझे इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा था। बाद में जब मैं फिर से इस दुनिया में वापस आया तो मैंने 17वीं सदी के ईसाई कवि हेनरी वॉगन का एक उद्धरण पाया जो इस स्थान, इस विशाल स्याह काले केंद्र का वर्णन करने के करीब था, जो स्वयं दिव्य का घर था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान में एक गहरा लेकिन चमकदार अंधकार है। यही था, बिल्कुल, एक स्याह अंधकार जो प्रकाश से भरा हुआ था। सवाल और जवाब जारी रहे, हालांकि वे अभी भी उस भाषा के रूप में नहीं आए जो हम जानते हैं। इस प्राणी की आवाज़ गर्म और अजीब थी, जैसा कि मैं जानता हूं कि यह व्यक्तिगत लग सकता है। यह मनुष्यों को समझता था और इसमें वे गुण थे जो हमारे पास हैं, केवल अनंत रूप से अधिक मात्रा में। यह मुझे गहराई से जानता था और उन गुणों से भरपूर था जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा मानव प्राणियों और केवल मानव प्राणियों के साथ जोड़ा है। गर्मजोशी, सहानुभूति, भावुकता, यहाँ तक कि विडंबना और हास्य। गोले के माध्यम से ओएम ने मुझसे कहा कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है बल्कि कई हैं। वास्तव में जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक। लेकिन वह प्रेम सभी का केंद्र था। दूसरे सभी ब्रह्मांडों में भी बुराई मौजूद थी, लेकिन केवल सबसे छोटे अंशों में। बुराई आवश्यक थी क्योंकि इसके बिना स्वतंत्र इच्छा असंभव थी, और बिना स्वतंत्र इच्छा के कोई विकास नहीं हो सकता था, कोई आगे बढ़ने की गति नहीं हो सकती थी, और हमारे लिए वह बनने का कोई मौका नहीं था जो भगवान चाहता था कि हम बने। जैसा कि बुराई कभी कभी हमारे जैसे दुनिया में भयानक और सर्वशक्तिमान लगती थी, बड़े चित्र में प्रेम अत्यधिक प्रमुख था और यह अंततः विजयी होगा। मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन की प्रचुरता देखी, जिनमें से कुछ की बुद्धिमत्ता मानवता से बहुत आगे थी। मैंने देखा कि अनगिनत उच्च आयाम हैं, लेकिन इन आयामों को जानने का एकमात्र तरीका है कि आप उनमें प्रवेश करें और उन्हें सीधे अनुभव करें। उन्हें जाना या समझा नहीं जा सकता निम्न आयामी स्थान से। कारण और प्रभाव इन उच्च क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के विचार से बाहर। जिस समय और स्थान की दुनिया में हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, वह इन उच्चतर दुनियाओं के साथ कसकर और जटिलता से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, ये दुनिया हमसे पूरी तरह से अलग नहीं है, क्योंकि सभी दुनिया एक ही व्यापक दिव्य वास्तविकता का हिस्सा है। उन उच्चतर दुनियाओं से कोई भी हमारे दुनिया के किसी भी समय या स्थान तक पहुंच सकता था। मुझे वहां जो कुछ भी मैंने सीखा उसे समझने में अपनी पूरी जिंदगी और फिर कुछ समय लगेगा। जो ज्ञान मुझे दिया गया था वह किसी इतिहास की पाठशाला या गणित के प्रमेय की तरह नहीं सिखाया गया। अवबोधन सीधे होते हैं, बजाय इसके कि उन्हें मनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता हो। ज्ञान को बिना याद किए तुरंत और स्थायी रूप से संग्रहित किया गया। यह फीका नहीं पड़ा जैसे सामान्य जानकारी होती है, और आज तक मैं इसका सारा ज्ञान रखता हूं। मैंने जो जानकारी स्कूल में अपने सभी वर्षों में प्राप्त की, उससे कहीं अधिक स्पष्टता से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस ज्ञान तक बस ऐसे ही पहुंच सकता हूं।
क्योंकि अब जब मैं यहाँ पृथ्वी के क्षेत्र में वापस आया हूँ, मुझे इसे अपने सीमित शारीरिक शरीर और मस्तिष्क के माध्यम से समझना होगा। लेकिन ये वहाँ है। मैं इसे अपने अस्तित्व में गहराई से महसूस करता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपने पूरे जीवन को ज्ञान और समझ को पुराने तरीके से इकट्ठा करने में मेहनत की, इस अधिक उन्नत स्तर के अध्ययन की खोज एक बहुत बड़ा अनुभव था। अकेले मुझे आने वाले समय के लिए विचार करने का पर्याप्त भोजन देता है। दुर्भाग्यवश मेरे परिवार और पृथ्वी पर मेरे डॉक्टरों के लिए स्थिति बहुत अलग थी।